तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस एक और सीरीज को गाइस हम लेके आ चुके हैं गाइस। और इस सीरीज का नाम होने जा रहा है गाइस किलिंग सिस्टम। तो गाइस इसके एपिसोड 1 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गाइस एक जगह का सीन जिसका नाम होता है गाइस बीपिंग परफेक्चर आज अनसा टाउन कुछ। तो गाइस चाइनीज का नाम है गाइस कुछ। और अपने एमसी को देखते हैं वो कुछ पैसे लेके जा रहा होता है। वो कहता है आंटी कुछ क्रीम पाउडर तो दे दो मेरे लिए। और तभी वो आंटी होती है कुछ जबरी सी, वो कहती है श्योंग क्या तुम अपनी सिस्टर क्यों के लिए ले जा रहे हो क्या, ये तुम्हारा टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। और तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। और तुम कब जाके शादी करने वाले हो। और अपने एम से कहता है आंटी के वर्ड काफ़ी अच्छे हैं। और मैं ज़रूर शादी करूँगा जिन्नर से फ्यूचर में, और काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चों को पैदा करूँगा। तो मैं चलता हूँ। और हम देखते हैं अपने एम से वहाँ से चल पड़ता है। और जो दादी जैसी होती है वो कुछ सोचती है कितना अच्छा बच्चा है। लेकिन कितनी बुरी बात है इसकी दादी माँ मर गई 2 साल पहले। और फिर अपने एमसी को देखते हैं हम, वो कहता है कि मेरा नाम जूक सियोंग है, मैं 8 साल पहले यहाँ पे टाइम ट्रैवल करके आया हूँ। ये मिंग डायनेस्टी है और यहाँ पे मैंने एक छोटे से शराब की दुकान खोली है एक टाउन में। ये दुकान मेरी दादी के द्वारा छोड़ी गई थी, इसलिए मेरे लिए एकदम ट्रेजर है। और हम देखते हैं अपने एमसी एक दिन एक लड़की को बचाता है जिसका नाम जिंदर जैसा होता है। और कुछ वो 2 सालों से एक साथ रह रहे हैं। लेकिन इस लड़की ने कभी भी इसके फैमिली के बारे में अपने एमसी को नहीं बताया। और अपने एमसी घर आ जाता है, वो कहते हैं जिन्नर मैं तुम्हारे लिए क्रीम पाउडर लेके आया हूँ, लेकिन बाहर नहीं आती है। तो अपने एमसी सोचते कितनी स्ट्रेंज है, ऐसे तो बाहर आ जाती थी मेरा नाम सुनते ही, मेरी आवाज़ सुनते ही। और हम देखते हैं जिन्नर अंदर कमरे जैसे हॉल में बैठी हुई होती है। और अपने एमसी कहते क्या हुआ। वो कहते कुछ नहीं, मेरी फैमिली वालों ने मेरे को ढूंढ लिया और मेरे लिए वो लेने आ रहे हैं मेरे को वापस घर को। और अपना एमसी कहते हैं ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, तुम अपनी फैमिली से फिर से मिल सकती हो। जिन्नर कहती है आप समझ नहीं रहे हैं ब्रदर, फ्यूचर में साथ हम मिल नहीं सकते हैं, तो आप मेरे साथ आज कुछ भी कर सकते हैं। और अपना एमसी कहते तुम क्या बात कर रही हो, अभी तक हमने शादी नहीं किया है और हम ये सब नहीं कर सकते हैं जब तक हम शादी ना करें। तो वो कहते नहीं, तब तक के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। और अपना एमसी कहता है जिन्नर। और हम देखते हैं कैसे थोड़ी देर में रात हो जाती है। और हम देखते हैं अपने एमसी को और जिन्नर को। और अपना एमसी कहता है जिन्नर तुमने अभी फैमिली के बारे में कभी भी नहीं बताया, क्या तुम मिस करती हो फैमिली को। और तुम इतनी हेजिटेंट क्यों होती हो अपने फैमिली के बारे में बात करने से। वो कहते हैं ब्रदर श्योंग अगर मैं वापस चली जाऊँ तो आप मेरे लिए मिलने आएंगे मेरे से फिर से मेरे घर में। अपना एमसी कहते हैं हाँ, और मैं शादी के लिए गिफ्ट भी लेके आऊँगा और तुम्हारा हाथ मांगूंगा तुम्हारी फैमिली से। और अपना एमसी कहते हैं जिन्नर और तुम मुझसे क्या कुछ छुपा रही हो क्या। तो जूनियर होती है वो कहती है मेरा नाम वो असली वाला नाम क्षुम याओ जिन है। और मेरा वो मैं वो यंगटियान में है और मेरे फादर ड्यूक हैं बी के, जो कि इंपीरियल कोर्ट ने अपॉइंट किया है। और अपना एम से सोचता है क्या ड्यूक ऑफ वी मिंग डायनेस्टी का फाउंडिंग मिनिस्टर क्षुडा। वो जो क्षाओमी जिन है मतलब है क्षुमाओ जिन, वो क्षुडा की सेकंड डॉटर है और यंगर सिस्टर ये फ्यूचर एम्प्रेक्स सू की। और तभी ये कहती है जिन्नर कि मेरी एल्डर सिस्टर की शादी हो गई थी बीपिंग में और मैं वहाँ से भाग आई थी क्योंकि कुछ ट्रबल हो चुका था और फिर मैं तुमसे मिल गई और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ पूरी ज़िंदगी। लेकिन आज ही सुबह मेरे जो 2 एल्डर ब्रदर हैं उन्होंने मेरे को ढूंढ लिया और उन्होंने बताया कि मेरे फादर है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है और वो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो इसलिए मैं मना नहीं कर पाई। और मैं भी उन्हें 2 सालों से मिस कर रही हूँ और मैं भी वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं वापस से नहीं आ पाऊँगी। और ब्रदर श्योंग तुम्हें मेरे को ढूंढने के लिए आना पड़ेगा। और अपना एमसी कहता है जिन्नर सुनो, और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और मैं जूक श्योंग एक ऐसा बंदा नहीं जो कि अपनी जो बीवी है उसे फोर्स करे फैमिली और पति के बारे में चुनने के लिए एक चीज़ को। और मैं फाइट करूंगा सोशल स्टेटस के लिए जो कि तुमसे मैच करे तुम्हारी फैमिली से। और फिर मैं पूरे ग्रैंड मैनर से तुम मेरे साथ शादी करूंगा मतलब, और तुम्हें शादी करके ले जाऊंगा। और हम देखते हैं अगले दिन शायद यहाँ पे कुछ लोग आते हैं घोड़े पे सवार होके, तो गाइस ये जिन्नर के भाई होंगे। वो तभी आसपास के लोग कहते हैं यार ये तो कुछ अमीर फैमिली से लगते हैं, ग्रेट फैमिली से। और ये श्योंग के घर की तरफ क्यों जा रहे हैं। और उस वो तो दादी के साथ ही रहता है जब से वो पैदा हुआ है, और मैंने कभी सुना भी नहीं उसके कुछ रिलेटिव हैं। और इनके फ्लैग पे देखो शू लिखा है कि ये लेडी जिन्नर की फैमिली तो नहीं है। और अपना एमसी भी आ जाते हैं इन्हें ग्रीट करने के लिए जिन्नर के साथ। वो कहता है आपको इतने ट्रबल करने के लिए थैंक्स कि आप यहाँ तक आए, आइए मैंने आपके लिए लंच प्रिपेयर किया है। हम देखते हैं कुछ नहीं बोलते और अपने एमसी भी चुप रहता है। और हम देखते हैं जो शू झैंग झाओ होता है कुछ फोर्थ सन शूडा का,
वो कहते हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और छोटे सिस्टर, सेकंड ब्रदर और फोर्थ ब्रदर ने तुम्हारी विश को पहले फुलफ़िल कर लिया है, तो चलो ओबिडेंटली। वो कहती है ठीक है मैं चलती हूँ। और अपने एमसी को वो कहती है गले रखते हुए ऐसे देख लो कि ब्रदर क्षयोंग आपको मेरे को ढूंढने के लिए आना पड़ेगा, मैं आपका वेट करूँगी। और जो अपना एमसी होता है वो कहते हैं हाँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा 1 साल के अंदर ही, तुम जाओ और बस अपना फुलफ़िल करो अपनी डॉटर होने का धर्म कुछ। और तभी हम देखें फोर्थ ब्रदर को वो ऐसे चुटकी बजाता है। वो कहते हैं मैंने सुना कि 2 साल से तो हमारी लिटिल सिस्टर तुम्हारे साथ रह रही है और तुमने उसकी जान बचाई थी, और इसका हमें ऊपर कर्ज है, इसलिए हमने तुम्हारे लिए यहाँ पे हाई क्वालिटी के सिल्क लाए यहाँ पे 100 बैचेज में। और यहाँ पे कुछ पैसे भी हैं बहुत सारे। और अपने एम से कहते हैं इन्हें वापस ले लीजिए, मैंने इन जिन को इन सबके लिए नहीं बचाया था। मैं एक दिन आऊँगा और दहेज लेके शादी का हाथ मांगूंगा जिन्नर का आपकी फैमिली से। तभी हम देखते हैं जो फोर्थ ब्रदर होता है वो कहता है बच्चे मेरी बात सुन, क्या नॉनसेंस से बात कर रहे हैं, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और जिन्नर की तुम्हारे खिलाफ मतलब तुम्हारे लिए कुछ अच्छी फीलिंग होगी, लेकिन तुम बस एक मर्चेंट है जिसकी जो आइडेंटिटी है वो मेरी लिटिल सिस्टर के बराबर कुछ भी नहीं है। मैं एडवाइज करूँगा कि जो भी तेरी चालाकियाँ हैं वो अपने दिल में रख और इन गिफ्ट्स को ले ले और इस मैटर का यहीं पे एंड कर। और अपने एम से कहता है इन सब का ये मतलब है तो मैं इन गिफ्ट को जरूर लूँगा और मैं जिन रुपये का भी गिव अप नहीं करूँगा। इन चीज़ों को ले और यहाँ से निकल जाओ। तभी हम देखते हैं जो फोर्थ ब्रदर होता है वो कहता है तुम मरना चाहता है क्या, और अपनी तलवार को निकाल देता है अपने एमसी के सामने कर देता है। लेकिन हम देखते हैं अपना एमसी टस से मस नहीं होता है। और तभी फोर्थ ब्रदर कहता है मेरी जो शू फैमिली है वो ड्यूक की फैमिली है, तू एक मर्चेंट है कोई एक कॉमनर, और तेरी हिम्मत भी कैसे हुई, और तुम हमारी काइंडनेस है उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, हमारे कदमों पे आगे झुक जा मतलब नील कर यहाँ पे। और अपने एम्स कहते हैं फ्यूचर में जब मैं तुम्हारी डोर पे आऊँगा दहेज के साथ है तो तुम्हारी फैमिली मेरे को वेलकम करोगी, और तुम्हारे बाद तुम तो ये डिजर्व नहीं करोगे। और हम देखते हो वो तलवार चला देते हैं पीछे दीवार पे जाके लगती है। और ये कहता है अपना फोर्थ ब्रदर मैं डिजर्व नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे पैर ही काट दूंगा, फिर देखते हूँ क्या करता है तू। तब यहाँ पे सेकंड ब्रदर आ जाता है, वो कहता है वेट करो फोर्थ ब्रदर। फोर्थ ब्रदर कहता है सेकंड ब्रदर इस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, एक मर्चेंट है और हमारी काइंडनेस को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है और प्रिटेंड कर रहा है बहुत ही डिग्निफाइड होने का। तभी ये कहता है फोर्थ ब्रदर आप ही छट जाओ। और ये आगे आता है वो कहता है जूक श्योंग तुम और मेरी लिटिल सिस्टर काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ है और तुम लोग यंग हो और तुम्हारी फीलिंग तो होना आम सी बात है, लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि स्टेटस है वो शू फैमिली का वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, हेवन और अर्थ के बराबर है। और हमारी लिटिल सिस्टर शादी करेगी किसी जनरल और के चांसलर से, और प्रिंस या ग्रैंड प्रिंस से तुम्हारे साथ तो इम्पॉसिबल है। तो ये शू फैमिली का ये शू युंग होता है जो कि सेकंड सन होता है शूडा का, वो कहते तुम सेंसिबल हो तो तुम्हें हमारी काइंडनेस को अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसके बारे में भी सोचो हमारी लिटिल सिस्टर शादी नहीं की है वो तुम्हारे साथ 2 साल तक रही है, तो हमारी लिटिल सिस्टर की रेपुटेशन भी ख़राब हो सकती है अगर ये बात बाहर गई। और मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि क्या क्या हो सकता है। तो अपना एमसी कहता है क्या तुम मेरे को धमकी दे रहे हो क्या। तभी सेकंड ब्रदर कहता है ये धमकी हो या ना हो ये तुम पे डिपेंड करता है, और मैं होप करता हूँ कि हम लास्ट बार मिल रहे हैं एक दूसरे से। और ये हम देखते हैं घोड़े पे जो होता है वो बैठने लग जाता है, और वो जाते हुए कहता है अपने एमसी से कि जो ये गिफ्ट्स हैं शू फैमिली के इनको हम वापस नहीं लेते, जो कि हम एक बार दे देते हैं, तुम इन्हें कैसे भी हैंडल कर सकते हो चाहे तुम फेंकने या रखने कुछ भी। और हम देखते हैं ये यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पे सब कुछ चुप होते हैं और अपने एमसी भी एकदम चुपचाप खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं जो विलेजर होते हैं वो आ जाते हैं और आंटी कहती है लिटिल श्योंग क्या तुम ठीक हो क्या, और क्या तुम्हें कुछ मुसीबत में हो क्या। और दूसरा कहता है ब्रदर श्योंग हमें बताओ हम सॉल्व कर देंगे। और अपने आराम से सांस लेते वो कहते हैं माफ़ करना आप लोगों को चिंता में डालने के लिए, और ये जो सिल्क है ये गोल्ड है आप ये आपस में शेयर कर सकते हो, मैं इन्हें आपस में मूव नहीं कर सकता हूँ। तो वो कहता है एक बंदा लिटिल श्योंग अगर तुम मूव नहीं कर सकते तो हम हाँ तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, तुम हमें क्यों दे रहे हो। और अपने से कहते हैं हाँ ट्रबल के लिए सॉरी, तो चलो खाना खा लो। और हम देखते हैं अपने से एकदम ग्रेव के सामने बैठा होता है, वो कहते हैं ग्रैंड माँ क्या तुम्हें जिन्नर याद है, मैं उससे शादी करना चाहता था और पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता था, लेकिन जो है वो छोड़ के चली गई, उसकी फैमिली आई थी और मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो डॉटर होगी फाउंडिंग मिनिस्टर क्षुडा की। क्षुडा एक बार मर जाएगा तो फिर उसे रेफर किया जाएगा किंग ऑफ झाउशाना, और फिर जिन्नर सच में एक प्रिंसेस बन जाएगी सच में।
और मेरी आइडेंटिटी उसके कंपेयर में तो एकदम हेवन और अर्थ के समान है। और उसके भाइयों ने मेरे को आज शर्मिंदा किया है और मेरे को अलाउ भी नहीं किया उससे मिलने के लिए। लेकिन मैं और जिन्नर पहले से हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं और मैं उसे गिव अप नहीं कर सकता हूँ, वरना मैं एकदम जानवर खिलाऊंगा। और करंटली मर्चेंट का स्टेटस वो काफ़ी ज़्यादा लो हुआ है और उन्हें एग्ज़ाम लेने पर नहीं दिया जाता है स्कॉलर्स का। अगर मैं बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा कर लूँगा लेकिन तब भी जो शू फैमिली है वो मेरे को नीचे देखेगी मतलब। और हमें दिखाया जाता है कि सबसे नीचे होता है मर्चेंट, उनसे ऊपर लेबर, फार्मर, फिर सोल्जर टॉप पे होते हैं। और अपने आप से कहते हैं मेरे पास एक ही चांस है अब अपनी जो आइडेंटिटी है उसको बदलने का, कि मैं अब आर्मी में जाके भर्ती हो जाऊं और वहाँ पे सर्व करूं। इसलिए मैं होप करता हूँ कि आप मेरे को माफ़ करेंगी दादी। अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मेरी जो कवर है वो आपके साथ में हो यहाँ पे होगी और मैं यहाँ पे आपको सर्व करूँगा हमेशा के लिए। और अपना एमसी कहता है अब एक ग्रैंड सन सक्सीड होगा तो मैं जिन्नर को वापस लाऊंगा आपके ग्रेव स्टोन के पास। तभी अपने एमसी को सिस्टम की आवाज़ सुना देती है कि वेटल लेवल सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, अब आपके पास क्वालिफिकेशन है इस दुनिया के खिलाफ लड़ने की। और क्या आप चेंज करना चाहते हैं अपने पाथ को, यस और नो। अपने एमसी के पास दो चॉइस दे देते हैं। तो कैसे फाइनली अपने एमसी को भी सिस्टम मिल चुका है और अपने एमसी सोचता है इतने सालों तक मेरे पास सिस्टम नहीं है, अब सिस्टम आ चुका है और मैं अब लेवल अप कर सकता हूँ अपने एनिमीज को मार के। और फिर अपना एमसी कहता है बारिश में खड़े होते हुए कि मैं एक आदमी जो कि हेवन अर्थ के बीच खड़ा हुआ है और मैं कैसे हार्ड वर्क नहीं कर सकता हूँ इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट होने के बाद भी। और फिर अपना एमसी उंगली लेते और अपने यस वाले बटन पे क्लिक कर देता है और वो कहता है जिन्नर तुम मेरे लिए वेट करना, मैं तुमसे शादी करूँगा और फिर हम अपनी डेस्टिनी उसको चेंज कर देंगे। और फिर अपने एमसी को देखते हैं हम, वो अपनी शराब की दुकान पे आ जाता है और हम देखते हैं अपने एमसी जैसे अंदर आता है वो कहता है कोई इसी की आवाज़ आती है मतलब कि यंग मास्टर आप वापस आ गए। और अपने एमसी कहता है अंकल लिन। और हम देखते हैं यहाँ पे एक अंकल होते हैं वो कुछ काम कर रहे थे हैं, वो कहते हैं मैंने आपके लिए डिनर बना के रखा है और आप इसे खा लीजिए जब कि ये गर्म है। तो वैसे ये ऐसे अनाथ था और इसकी दादी थी उसने इसे रख लिया था काम पे। और ऐसे कोई ब्लड रिलेटिव नहीं है लेकिन तब भी ये काफ़ी अच्छे से बिहेव करते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा रिश्ता है अपने एमसी के साथ इनका। और अपने एमसी कहते हैं अंकल लिन मैं आर्मी में भर्ती होने जा रहा हूँ। तभी अंकल कहते हैं क्या आर्मी भर्ती, बिल्कुल नहीं, और बैटलफील्ड में तो स्वर्ड्स और ब्लेड चलती है और आपको बहुत ही रिस्क होगा, जान का खतरा होगा। और अपना एमसी कहता है जिन्नर की फैमिली आई थी उसे ले गई और वो ड्यूक की फैमिली है और हमारा स्टेटस डिफरेंट है। और मैं बस अभी ये कि करंटली हूँ मैं एक मर्चेंट और मेरे पास एक ही रास्ता है, आर्मी में भर्ती होऊंगा और फिर मैं नोबल स्टेटस गेन करूंगा। और मैं भी एक आदमी हूँ, मैं कैसे कुछ भी अकम्प्लिश नहीं करूँगा और कुछ भी गेन नहीं करूँगा अपनी लाइफ में। मैं अपनी लाइफ ऐसी ह्यूमिलेशन में नहीं कर सकता हूँ व्यतीत। तो ये अंकल ने भी कहते हैं अगर आप इतने डिटरमाइंड है तो मैं आपको रोक भी नहीं सकता हूँ। और तभी अपना ऐप से कहते हैं अंकल ने ना ये एक शराब की रेसिपी है जो कि मैंने रिसर्च की है, अब आप मैनेज करेंगे इस शराब की दुकान को। ये एक ही चीज़ है कि जो कि मेरी दादी ने छोड़ी है तो आपको इसे प्रोटेक्ट करना है मेरे लिए। तभी ये कहता है यस यंग मास्टर मैं करूँगा। और फिर जो अपना एम से कहता है कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक दिन जिन्नर को वापस लाऊंगा, आपसे भी मिलवाऊंगा और आप अरेंजमेंट करना हमारी शादी की। तो ये सोचता है यंग मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रोटेक्ट ही नहीं करूँगा लेकिन इसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और बड़ा बनाऊँगा और बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट आपके लिए गेन करूँगा। और शू फैमिली आपके ऊपर ऐसे नीचे देख रही है और उनको एकदम इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर हम देखेंगे कंट्री टाउन में आर्मी रिक्वायरमेंट पॉइंट चला होता है और जब कोई नाम पूछते तो अपने नेम से बता देते हैं, फिर एज अपने नेम से कहते हैं 16 ईयर। और फिर वो कहते हैं हाँ तुम वहाँ पे जाके लाइन में लग जाओ और जब तुम्हारा नाम आएगा तो आ जाना। सिस्टम की फिर नोटिफिकेशन आती है कि आपने अपना नाम दर्ज करवा लिया है आर्मी में और आपको रिवॉर्ड के तौर पे बेसिक इंटरनल स्ट्रेंथ मिलती है येलो रैंक की और क्यूआई इंक्रीजिंग पिल भी मिलती है एक। और फिर मिशन बेट से दे देता है सिस्टम, आपको एनिमीज को मारना पड़ेगा फिर आपको इससे रिवॉर्ड मिलेगा और आपको एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा, जितना ज़्यादा मारोगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा और रिवॉर्ड भी मिलेंगे। और एक और आ जाती है नोटिफिकेशन कि आपको प्रमोट भी होना नोबिलिटी में और जितना हायर रैंक होगा उसके हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा। और अपने एम से भी सोचता है मेरे को एनिमीज को मारना है, ये मेरा ट्रम्प कार्ड है और इससे मैं लेवल अप भी होऊंगा और स्ट्रॉन्ग भी और मैं प्रमोट भी हो जाऊंगा फिर नोबिलिटी में। और शू फैमिली तुम तो बस वेट करो। और फिर जो अपना एमसी होता है वो कहता है
होस्ट आपको आर्मी में सिलेक्शन हो चुका है तो आप जो है वो कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपको वॉरियर क्लास में जाना है या आपको मैजिशियन क्लास में। तो बस वॉरियर क्लास में गाइस ये मार्शल आर्ट का होता है, इसमें आपको दाव को कल्टीवेट करना पड़ता है। और गाइस मैजिशियन वाली क्लास में आपको जैसे गाइस कल्टीवेटर होते हैं इमोर्टैलिटी के पाथ पे आप जाएंगे। और अपने से कहते हैं ये डिफरेंस क्या है ये क्लासेस में, और क्या मैं अचीव कर सकता हूँ इमोर्टैलिटी को भी। मैं इमोर्टल हो सकता हूँ अगर मैं वॉरियर क्लास को चुनूंगा। तब वो कहते हैं अगर वो आप वॉरियर क्लास को चुनते हो और आप एकदम हाई लेवल पे पीक लेवल पे पहुंच जाते हो तो आप इमोर्टल भी बन सकते हो। तो अपना हमसे सोचते हैं मेरा ट्रम्प कार्ड तो एनिमीज को मारना है। अगर मैं मैजिशियन चुनूंगा तो मेरा फोकस फिजिक्स पे नहीं होगा, फिर मैं एनिमीज को ऐसे मारूंगा। तो इसलिए मेरे को जो है वॉरियर ही चुनना है। और फिर अपने एम से होता है वो वॉरियर क्लास को चुन लेते हैं और सिस्टम इसे रिवॉर्ड के रूप में एक ऐसे सिस्टम में एक स्पेस देता है, स्टोरेज स्पेस है 1 क्यूबिक मीटर। और फिर अपने एम से जो क्यू आई वाली पील होती है उसको भी खा लेता है। और वो कहता है मेरे को फील हो रही है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फोर्स है मेरे अंदर, जैसे बहुत ही स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है और मैं फील कर सकता हूँ कि अभी मैं एक गाय को उठा सकता हूँ। और फिर अपने एम से अपना लेवल देखते तो उसका लेवल एकदम एक होता है और 16 साल का होता है। और मार्शल आर्ट में इसका लेवल 1 की बेसिक इंटरनल स्ट्रेंथ होती है, एक्वायर्ड रिलम के फर्स्ट लेवल में होता है। और फिर हम देखते हैं वैनगार्ड आर्मी के एक कमांडर जहांग फू को। और हम देखते हैं ये कहता है कि आज लास्ट डे था आर्मी का रिक्वायरमेंट का, कैसा गया। तो ये कहता है रिपोर्ट किया जा रहा है हमने जो रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से कर ली है और 80,000 लोगों को कर लिया है, हमारा गोल भी सिर्फ 50,000 का था। तब ये कहता है कुछ भी हो ये ज़्यादा लोग होने से ज़्यादा नहीं होता है। और ऐसे भी अगर ये एकदम यूजलेस होंगे तो ये हमारे सोल्जर पे बर्डन पड़ेंगे। एक वीक लाए तो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग होता है एक स्ट्रॉन्ग एनिमी से। तो हमें अभी चेक करना है पता नहीं कितने ज़्यादा यूजलेस होंगे इसमें से वो कितने ज़्यादा यूजफुल। तो वो कहते हैं हाँ यस कमांडर। तो वो कहते हैं 80,000 पीपल है ना, और पता नहीं इतने इनमें से कितने ज़्यादा इलाइट हमें मिल सकते हैं। तो वो कहता है तब ये कहता है जाओ इनको आर्मी के कैंप में इकट्ठा करो। तो वो कहता है यस। फिर हम देखते हैं सभी इकट्ठा हो जाते हैं और ये कहता है तुम ये मत सोचो अगर तुमने यहाँ पे एनलिस्ट कर लिया है अपना नाम दर्ज करवा लिया है तो तुम बन चुके हो। और जो एक सोल्जर होता है वो बहुत ही जान का रिस्क खतरा उठाता है आर्मी को मारने के लिए। अगर तुमको पास होना है तो पहले तुम्हें इस जो यहाँ पे एक होता है जिसने रखो एक पत्थर की तरह कुछ मटका सा कि तुम्हें इसे 5 ब्रीथ तक उठाना है। अगर तुम इसे उठा नहीं पाए तो तुम गेट लॉस्ट हो जाना और तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं आर्मी में। तभी लोग कहते यार कितना बड़ा है, क्या इसे कोई उठा भी सकता है ये तो 100 kg के आसपास है। तभी वो कहते यार पता नहीं मैं तो बेरली उठा सकता हूँ इससे शायद। और तभी हम देखते हैं एक बंदा होता है यहाँ पे आर्मी का, वो कहता है सभी लोग लाइन में लग जाओ मैं नाम बुलाऊंगा तो सामने आ जाना। तो हम देखते हैं लाइन में लग जाते हैं और एक एक करके उठाने लग जाते हैं। तो हम देखते हैं जो पहले वाला होता है वो उठा लेता है बड़ी मुश्किल से, तो ये गिन रहा होता है 4 ब्रीथ 5 ब्रीथ और वो कहता है क्वालिफाइड। और फिर वो नेक्स्ट वाले का नाम बोला आता है तो वो तो उठा भी नहीं पाता है और फिर अपने एमसी का नाम लिया जाता है। और जो अपने एमसी कहता है हाँ आ गया। और फिर अपने एमसी होता है वो भी इस मटके की तरफ दिखता है और वो सोचता है ये इतना बड़ा स्टोन है क्या मैं ये उठा भी पाऊंगा कैसे अपनी स्ट्रेंथ से। तभी पीछे से कहता है बच्चे तुम ज़्यादा जोर मत लगाना क्या पता तुम इंजर्ड हो जाओगे। और अपना एमसी होता है वो इसकी बात पे ध्यान नहीं देता है और अपना फोकस करता है और गाइस एक ही हाथ से उठा लेते हैं इस बड़े से पत्थर वाले मटके को। और बाकी के लोग देखिएगा चौंक जाते हैं, वो कहते क्या इसके पास तो गाइस मसल भी नहीं दिखते है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, क्या मेरी आंखें क्या धोखा खा रही है। और क्या गाइस ये सच में ह्यूमन भी है क्या ये। और अपने आप से सोचता है मैंने सोचा नहीं था मेरी इतनी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और मैं तो इसकी तरह एक और उठा सकता हूँ और मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं किया है। और ये तो बस मैं अभी लेवल 1 पे हूँ और मैं इतना ज़्यादा ऑसम बन चुका हूँ। तभी अपने आप से कहता है कि मेरा टाइम हो चुका है क्या। तभी वो कहते हैं हाँ हाँ तुम पास हो चुके हो। और अपना एमसी कहता है कि मैं इतने से बेड से इंजर्ड नहीं हो सकता हूँ और ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी अपने एमसी को किसी की आवाज़ आती है, वो कहते रुको। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कमांडर आ जाते हैं। तो जो अपने एमसी होते हैं बाकी के लोग भी वो कहते हैं हम ग्रीट करते हैं कमांडर को। और अपना एमसी कहते हैं आपको कुछ चाहिए। तो वो कहते हैं तुमने अभी से उठा लिया और तुमने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का भी यूज़ नहीं किया, तो मैं जान सकता हूँ क्या तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और तभी अपना एमसी कहता है अगर मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो मेरे को कौन सी पोजीशन मिल सकती है आर्मी में। तो वो कहते हैं अगर तुम स्ट्रॉन्ग हुए तो तुम आर्चर स्क्वाड को भी ज्वाइन कर सकते हो।
और अपने आप से सोचते हैं आर्चर स्क्वाड ये तो फ्रंट लाइन पे होती है और ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को मारते हैं। मतलब गाइस इनका सीधे सीधे मारने का ये काम होता है। तो अपने आप से होता है वो एक पत्थर को उठाता है और फिर जो दूसरा होता है उसको भी उठा लेता है अपने हाथ से। और अपने आप से कहता है कमांडर अगर क्या मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ क्या आर्चर स्क्वाड को ज्वाइन करने के लिए इस स्ट्रेंथ के साथ। तो वो कहते हैं हाँ तुम हो तो चुके हो और तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आर्चर स्क्वाड को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन वो कहता है लेकिन मैं तुम्हें एक बेटर चॉइस देना चाहूँगा, क्या तुम मेरी प्रोटेक्शन स्क्वाड को ज्वाइन करना चाहोगे क्या। और जब बाकी के लोग ये सुनते क्या कोई कहता है ये जो कमांडर है इसका जो मेरे को बैकग्राउंड है वो ज़्यादा सिंपल नहीं है, एक नया रिक्रूट है और इसको चांस मिल रहा है प्रोटेक्शन स्क्वाड को ज्वाइन करने का और इसका लक तो काफ़ी अच्छा है। तभी दूसरा कहता है यार मेरे पास भी ऐसी स्ट्रेंथ होती तो भी था, इतनी अच्छी सैलरी होती है और कमांडर को ही प्रोटेक्ट करना होता है लेकिन बैटल फील्ड पे भी जाना होता है। तो अपने एमसी कहते हैं मैं आपकी काइंडनेस को अप्रिशिएट करता हूँ लेकिन मैं आर्चर स्क्वाड को ज्वाइन होना करना चाहता हूँ और बैटल में जाके एनिमीज को मारना चाहता हूँ मैं। तो मेरी इस फुल कीजिए इस विश को। कमांडर कहता है बाकी के लोग अवॉइड करना चाहते हैं बैटलफील्ड को लेकिन तुम जाना चाहते हो। और अपने एमसी कहता है कि मेरे को नोबल्टी का स्टेटस चाहिए और मैं सबके ऊपर खड़ा होना चाहता हूँ इसलिए। तभी जो कमांडर कहता है वो कहते हैं अरे यार तुम तो काफ़ी अच्छे हो और तुम एकदम ग्रेट फाइटर बनोगे एक ग्रेट मैन मिंग डायनेस्टी के। तभी वो किसी को ऑर्डर देते हैं, वो कहते हैं आज का नाम दर्ज कर लो। और अपने एमसी को कहता है तुम्हारा नाम जूक श्योंग है ना, मैं याद रखूंगा। हमारी बीपिंग आर्मी सभी तरह के मेरिट्स देती है, अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो तुम नोबल्टी वाले स्टेटस को भी अचीव कर सकते हो। तो वो कहते हैं थैंक्स कमांडर। तो अपना ये कहते हैं कमांडर तो चलो जो क्वालिफाइड है उनको रखो और बाकी को निकाल दो। तो पीछे से कहते हैं यस सर। और तो बाकी के लोग कहते हैं यार अगर हम भीख भी मांगे तभी भी हमें पर्सन गार्ड की पोजीशन नहीं मिलेगी और इसने रिजेक्ट कर लिया। ये इतना यंग है और ये इतना ज़्यादा इग्नोरेंट है। और कमांडर झांगफू ने खुद इसे कहा था लेकिन इसने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ही नहीं लिया और अपने आप से सुनता है कमांडर झांगफू। और वो अपना से सोचता है कि इसके बारे में कमांडर कि इस ये तो बहुत ही अच्छा एकदम कमांडर था। और हमें अपना एम से बताता है इसके बारे में कि झांगफू एक ग्रेट मिनिस्टर था और बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग सर्विस थी इसकी। और इसने जिंगनान रिबेलियन हुआ था उसमें भी काफ़ी अच्छा काम किया था। अभी करंटली 23rd ईयर चला है और जो क्राउन प्रिंस है वो 2 साल में पता नहीं बीमारी से मारा जाएगा। और फिर जो जिंगना रिबेलियन होगा जस्ट की हिस्ट्री में का है और फिर इम्पीरियल थ्रोन के लिए लड़ाई लग जाएगी। और फिर अपने एम से बताता है कि अब मैंने बीपिंग आर्मी को ज्वाइन कर लिया और मैं मैरिट्स को इकट्ठा करूँगा एकदम नोबल स्टेटस पा लूँगा और फिर जो शू फैमिली है वो मेरे ऊपर नीचे नहीं देखेगी ऐसे। और फिर गाइस हमें बताया जाता है यहाँ पे इंपीरियल सिटी का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे एम्परर को जिसका नाम जू यान झांग होता है। और इसके सामने हम देखते हैं यहाँ पे क्राउन प्रिंस को। वो कहता है फादर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लिया है हु वीयोंग के ऊपर। और ये जैसा कि इंफॉर्मेशन आपको मिली थी ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है और रूल्स को अपनी मानता है इंपीरियल कोर्ट की। और ये बहुत ही सीक्रेटली अलायंस है इसकी ब्यूआन और कंट्री वो के साथ और ये रिबेलियन करना चाहता है। और जो लूजोंग टैंग शैंग और बहुत सारे नाम लेते हैं ये भी इसके साथ ही है। इम्पीरियल फादर जो इतने सालों तक हमें चारा डाला था अब उसमें मछली फंस चुकी है और हम सक्सीड होने वाले हैं। तभी इम्पीरियल फादर कहते हैं जो कि हु भी योंग है वो बास्टर्ड क्या सोचता है कि उसे कोई टच नहीं कर सकता है, मैंने इतने साल उसे टॉलरेट किया बस मैं एक अपॉर्चुनिटी देख रहा था। और अब वो प्लानिंग कर रहा है एक रिबेलियन की। और फिर हम देखते हैं इम्पीरियल फादर कहता है जो भी उससे रिलेटेड है और हु भी योंग के में इस केस में सबको पब्लिक में मार दो उसको एग्जीक्यूट कर लो सर से धड़ अलग कर लो। जो क्राउन प्रिंस होता है वो कहता है इम्पीरियल फादर इस केस में तो 10,000 लोग हैं तो क्या सबको एग्जीक्यूट कर लें। तभी एम्परर चिल्ला के कहता है ये पनिशमेंट मिलती है रेबेलियन की और ग्रेट मिंग डायनेस्टी के रूल क्या ऐसे ही हैं बावर, तुम भी एम्परर बनने वाले हो तुम ऐसे फॉरगिव नहीं कर सकते हो और तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड हो और इतने ज़्यादा काइंड नहीं बनना चाहिए। और वो कहता है बियॉन प्रीवियसली तो शूट रहा था उसने उन्हें क्रिपल कर दिया था, लगता है कि अब उन्हें कोई चॉइस नहीं फिर से उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए और इस हुईयोंग को भी ख़त्म कर दो और इससे बाकियों को भी इसका सबक मिलेगा और फिर से ऐसा करने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा।
और ऐसे हमारी ग्रेट मिंग डायनेस्टी सेफ रहेगी फिर आगे चलते हुए। और एकदम ऐसे करना चाहिए हम। और तुम अपना टाइम लो, इसे प्रिपेयर करो सारी चीज़ों को अभी। और सारा जो फूड सप्लाई है वो सब कुछ B1 में जाके इकट्ठी कर लो और वो सारे आर्मी को डिस्पैच करो और ख़त्म कर दो B1 को। तब यहाँ पे एक गार्ड आ जाता है, वो करे योर मैजेस्टी जो ड्यूक है वी के मतलब गाइस शूडा की बात कर रहा है ये, जो कि हमने पिछले एपिसोड में पता चला है कि वो अब शायद जिंदा नहीं रह पाएंगे और गए वो। तब ये जो राजा होता है ये कहता है कि मेरी डिग्री पे जो जो ड्यूक था वी का शूडा उसे वो प्रिंस की उपाधि दी जाएगी चाओशान की। जो एल्डेस्ट सन है शूडा का शूहाई उसे ड्यूक को बना दो वी का उसकी जगह पे। और हम देखते हैं इधर अपना एम्परर होता है ये कहीं आया होता है, वो कहते हैं मेरी लेडी क्शियोंगिंग मैं यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। और हम देखते हैं जैसे चाइना में कोई मर जाता है तो ऐसे उसकी एक प्लेट जैसी लकड़ी पे नाम लिख देते हैं। वो कहते हैं हमारा वो जो ब्रदर था क्षुडा वो भी अब चला जा चुका है मेरे को छोड़ के। 8 साल हो चुके हैं जब से तुम मेरे को छोड़ के जा चुके हो और मैं तुम दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा मिस करता हूँ और मैं सोचता रहता हूँ। और मैंने आज भी इसे अपने पैलेस में रखा है, इससे जब वो खेला करता था। तो हम देखते हैं किसी बच्चे को, वो कहता है ग्रैंड पा देखो मैंने सेंटर में हिट कर दिया है। तो ये तीर कमान से शायद निशानेबाजी कर रहा होता है। और हम देखते हैं एम्परर को, वो अभी थोड़ा सा जवान होता है, वो कहता है हाँ ग्रेट है मेरा ग्रैंडसन तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है मार्शल आर्ट्स में। साइड में एक लेडी खड़ी होती है, वो कहती है ये अभी बच्चा है तो इसे ऐसे खतरनाक चीज़ों से खेलना देना अच्छा होगा, कहीं ये हर्ट ना हो जाए। तभी अपना ये होता है बच्चा, ये कहता है ग्रैंड माँ आप चिंता मत कीजिए मैं बहुत ही अच्छे से खेलूँगा और मैं ध्यान दूँगा अपनी सेफ्टी पे भी। और चलो मैं आपको एक और शॉट मार के दिखाता हूँ। और हम देखते हैं ये छोड़ देता है अपना शॉट। और हम देखते हैं गाइस किसी दूसरी जगह यहाँ पे भी ये तीरंदाजी कर रहे होते हैं और सेंटर में ही मारते हैं वो। और उछलते हैं वो जो मार रहे होते हैं, वो कहते हैं यार सेंटर में मार दिया, बहुत ही खुश होते हैं। और हम देखते हैं अपना MC होता है, वो कहता है तुम बुरे नहीं हो, तुम अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हो। तो वो भी अपने MC का थैंक यू कहते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमने एक्सेप्ट नहीं किया था कि हम इतनी जल्दी इम्प्रूव हो जाएंगे, ये सब आपकी टीचिंग की बदौलत है। और ब्रदर शियोंग मैंने सुना है कि जो ओल्ड सोल्जर कह रहे थे कि आपका जो टैलेंट आर्चरी में वो गॉड टायर पे है, क्या आप हमें दिखा सकते हैं, क्या आप ट्रिपल एरो शूट कर सकते हैं। तो बाकी के भी कहते हैं हाँ हाँ हमें भी दिखाओ। तो अपने MC कहते हैं हाँ तुम इतने अच्छे से इम्प्रूव हो चुके हो तो मैं भी तुम्हें अपनी स्किल दिखा देता हूँ। और अपने MC 3 के 3 तीर छोड़ता है और वो बिल्कुल जाके सेंटर पे लगते हैं 3 बोर्ड में जो कि होते हैं गोले जैसे हो निशाना लगाने के। तो हम देखते हैं बाकी के लोग तो एकदम हैरान हो जाते हैं, इनकी मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। और अपने आप से सोचते 3 महीने हो चुके हैं मेरे को ट्रेनिंग करते हुए और मेरी आर्चरी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, वो मैं 3 तीर मार सकता हूँ। चलो मैं रिजल्ट देख लेता हूँ। और हम देखते हैं अपने MC का लेवल 2 हो चुका होता है और मार्शल आर्ट में भी इसका लेवल 2 हो चुका होता है और एक्वाडरियम के सेकंड स्टेज पे और आर्चरी में 3। तभी बाकी के लोग तो बहुत ही खुश हो जाते हैं, वो कहते यार 3 शॉट मारे बिल्कुल सेंटर में, एकदम सुपर आर्चरी स्किल है और आप तो एकदम शार्प शूटर हो और आपको इतना ज़्यादा कम टाइम हुआ है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं एक होल्डर जैसा बंदा आ जाता है और वो कहता है बच्चे मुझे यहाँ पे हुए 8 साल हो चुके हैं और मेरे को शार्प शूटर कह सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं था तेरे जैसे एक बच्चा मेरे को छोड़ देगा पीछे। तो वो भी हंसता है, अपनी तारीफ करता है अपने MC। तो कहते हैं तू कुछ ज़्यादा ही हवा में चढ़ रहा है। तो अपना MC भी हंसता है और वो कहते हैं चलो ऐसे खेलना बंद करो और कोई बिग शॉट आ रहे हैं तो ट्रेनिंग ग्राउंड पे इकट्ठे हो जाओ। और अपने MC कहते हैं ठीक है और ये सभी इकट्ठे हो जाते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में, यहाँ पे ड्रिल होती है। और अपने MC कहते हैं ये तो। और तभी हम देखते हैं सामने प्रिंस ऑफ यान आए होते हैं झाउडी। तभी अपने MC सोचते हैं ये तो झाउडी है प्रिंस ऑफ यान का, ये यहाँ पे बहुत सारा फूड और सप्लाई को इकट्ठा कर रहे हैं आजकल। और झूठी भी यहाँ पे आ चुका है और मुझे लगता है कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब हमें बैटलफील्ड में जाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं जो जर्नल होता है साइड में, वो कहता है प्रिंस ऑफ यान योर हाइनेस क्या आप कॉन्फिडेंट है क्या B1 को आप ख़त्म कर देंगे। तभी ये कहता है कि फादर इन लॉ ने और आप भी हैं आपको भी जाए तो हम कर ही देंगे ख़त्म। और वो पहले से बहुत ही कमज़ोर हैं इस बैटल में, बस ये कुछ सर्वाइवल रिमेंट्स बचे हुए हैं B1 के जिनको हम हिस्ट्री बना देंगे और बाकियों को हम कैप्चर कर लेंगे जो बचेंगे।
और तभी ये भी अपना भाषण देता है कि ये तुम्हारा कमांडर है, जो कि सर्वाइवल एलिमेंट बचे हुए हैं B1 के, मतलब बचे खुचे हुए लोग हैं, वो बहुत ही अनरूली है, वो बहुत ही भ्रष्टाचारी है, क्रिमिनल्स है, और उनको हमें ख़त्म कर देना है। और आज हम उनकी तरफ चढ़ाई कर देंगे, उन्हें ख़त्म कर देंगे अपनी ग्रेट मिंग डायनेस्टी के लिए। और तब ये भी अपनी तलवार उठाता है, वो कहता है चलो ख़त्म कर देते हैं B1 को। और बाकी भी जोश से बोलते हैं मारो मारो। तो वो ये भी अपना जोश बढ़ता है कि जो भी अच्छे से परफॉर्म करेगा उसे मेरिट्स दिए जाएंगे, और जो भी मेरिट्स को चुराने की कोशिश करेगा उसको काट दिया जाएगा, मतलब मार दिया जाएगा। सभी के सभी ट्रूप अपनी कैंप में जाओ ऑर्डर से, और कल के डिपार्ट की अब तैयारियां करो जाने की। और अपने से सोचता है यार अब तो जाने का मौका मिलेगा बैटलफील्ड में। तब सिस्टम की नोटिफिकेशन आ जाती है कि जितने एनिमीज को मारोगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, और फिर आप लेवल अप कर सकते हैं। और जो सोल्जर आपके नीचे है, मतलब आपके अंडर काम करते हैं, वो अगर वो किसी को मारेंगे तो उनका 10% एक्सपी मिलेगी। और अपने से सोचते हैं क्या जो मेरे अंडर काम करते हैं उनकी एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलेगा मेरे को 10% का। और फिर हमें बताया जाता है, अपना एमसी बताता है कि इसकी आर्चरी इसके लिए इतनी अच्छी हो गई थी कि इसे प्रमोट किया कर दिया गया है माइनर फ्लैग बेरर के अंडर। और इसके अंदर भी अब मतलब 10 सोल्जर काम करते हैं अपने एमसी के अंडर। अगर वो किसी को मारेंगे उनका एक्सपी मिलेगा। और अपने एमसी सोचता है अभी तो मैं बस माइनर फ्लैग बेरर हूँ, अभी तो ऐसी ऐसी पोस्ट भी होती है जिसके अंदर मतलब 100 लोग काम करते हैं, कईयों में 1000, कईयों में 10,000, ऐसे बहुत ही ज़्यादा। और मेरे को तो बहुत ही एक्सपीरियंस मिलेगा अगर मैं हाई पोस्ट पे हूँगा। तभी हम देखते हैं कि घोड़ा आता है और ये जा रहे होते हैं अटैक करने के लिए कि जर्नल बॉर्डर टाउन है जो B1 है यहाँ से 10 मील आगे। और वो बिल्कुल खाली है, वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, मतलब खाली पाथ है, बिल्कुल कोई भी सोल्जर नहीं है। तो ये सोचते ये तो इम्पॉसिबल है, और शायद वो छुप के हाथ लगाने वाले होंगे। तो मेरे ऑर्डर को पास करो, डिफेंसिव फॉर्मेशन में रहो और धीरे धीरे चलो। तो वो भी कहते हैं यस सर। और ये भी जाता है वापस से, और वो कहता है स्लो करो मार्च को, डिफेंसिव फॉर्मेशन में आ जाओ, और एनिमीज कभी भी अटैक कर सकते हैं, ऐसे सब कुछ चिल्ला चिल्ला के बार बार कहते हैं। और अपने में सी भी सोचते हैं क्या डिफेंसिव फॉर्मेशन, क्या एनिमीज आ रहे हैं क्या। और अपने एम सी सोचता है मैं तो अभी एक्साइटमेंट के तौर से ही कांप रहा हूँ। और हम देखते हैं गाइस दूर से कुछ सोल्जर होते हैं वो हाथ लगाए होते हैं, और वो देख रहे होते हैं कि ये रुक चुके हैं। तभी ये एक बंदा कहता है जनरल मिंगा आर्मी ये जो है वो डिफेंसिव फॉर्मेशन में आ चुकी है, लगता है उन्होंने हमें ढूंढ लिया। जनरल कहता है हमारी स्टेल्थ तो एकदम फ्लॉलेस है, वो हमें ढूंढ कैसे सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो रैबिट होता है वो हालांकि वीक होता है, लेकिन उसकी सेंसेस काफ़ी अच्छी होती है, वो डेंजर को सेंस कर लेता है। तो हम देखते हैं कि ये जनरल टिमर है B1 का। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने डेंजर को सेंस कर लिया होगा ग्रेट विंग आर्मी ने, तो वो गार्ड पे आ चुके होंगे। लेकिन चाहे कितना भी गार्ड पे आ जाए रैबिट, हालांकि वो कमजोर ही होता है, वो भाग नहीं सकता है वॉल्फ के पंजों से। और ये स्ट्रगल तो एकदम मीनिंगलेस है, तो चलो अटैक करते हैं। और हम देखते हैं अटैक करने के लिए चल पड़ता है यहाँ से सभी लोगों को घोड़े पे। और हम देखते हैं दूसरी तरफ अपनी आर्मी की तरफ, ग्रेट विंग की आर्मी की तरफ, वो देखता है अपने एमसीयूज की तरफ कि वहाँ से बहुत ही पक्षी उड़ रहे होते हैं और धूल भी उठ रही होती है। और अपने एम से सोचता है वो यहाँ पे आ चुके हैं। और हम देखते हैं वहाँ से घोड़े पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो ये तीरंदाजी वाला एक कमांडर होता है, समझ लो गाइज, आर्चर यूनिट का, वो कहता है सोल्जर चलो रिवेंज ले लो अपना, और अपने ग्रजेस का चलो तीर चलाओ। फिर हम देखते हैं आर्चर यूनिट बहुत सारे तीरों को फेंकती है। तो हम देखते हैं कि घोड़े पे आदमी होता है, वो कहता है यार इन्होंने खाना नहीं खाया क्या, ये घास खाते हैं, इसमें तो ताकत ही नहीं है तीरों में। लेकिन हम देखते हैं एक तीर जाता है इसके गले में लग जाता है, और अपने एमसी को नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक सोल्जर को मारा है, वो 5 एक्सपीरियंस पॉइंट। और अपने एमसी कहता है पहला किल, और कहता है बाकियों से भी चलो मारते रहो तीर। और हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को लगती हैं ये तीर ही तीर, और अपने एमसी को एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते जाते हैं 5 5 5 5 करके। और हम देखते हैं फिर जो डिफेंसिव फॉर्मेशन में आ जाते हैं, और ग्रेट विंग आर्मी के सोल्जर कहते हैं एनिमी की स्पिरिट जो है वो वीकन हो चुकी है। तभी हम देखते हैं आर्चर स्क्वाड का कमांडर कहता है कि रुक जाओ, एनिमी अटैक करने वाले अब क्लोज डिस्टेंस पे हमारे यार वो हमारे साथियों को भी लग सकते हैं। और हम देखते हैं हम पे इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। और अपने हम से सोचते हैं मेरे को कुछ चांस ढूंढना पड़ेगा कुछ और सोल्जर को मारने का, ताकि मेरे को और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाए। और हम देखते हैं यहाँ पे ताबड़तोड़ लड़ाई चली हुई होती है। और हम देखते हैं अपनी ग्रेट विंग आर्मी का एक सोल्जर होता है वो नीचे गिर जाता है, और उसको दूसरा सोल्जर मारने वाला होता है, और वो कहते हैं मर जाओ अब। लेकिन अपने एमसी का तीर आता है उसके गले में लग जाता है,
और तभी वो बंदा कहता है यार आर्चर स्क्वाड तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उन्होंने मेरी लाइफ को बचा लिया। और अपने एमसी को 3 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाते हैं। और अपने एमसी सोचता है एनिमीज को मार के लेवल अप करना काफ़ी अच्छा है, कल्टीवेट करने से इंटरनल स्ट्रेंथ को। और हम देखिए यहाँ पे जो कमांडर भी होता है अपना ग्रेट मिंग का, वो कहता है सिचुएशन बुरी नहीं है, आप अपनी हाईनेस को परफॉर्म कर दो, मतलब इन्फॉर्म कर लो प्रिंस ऑफ यान को कि हम जीतने वाले हैं और ख़त्म कर देंगे। तभी किसी की आवाज़ आती है झांग फू। और हम देखिए एनिमी कमांडर होता है, वो कहता है फर्स्ट जनरल हो तुम झूठी के अंदर, और तुमने बहुत सारे हमारे लोगों को मारा है हमारी युआन डायनेस्टी के, आज मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा अपने हाथों से। और हमला कर देता है अपने कमांडर पे। तो हम देखते हैं अपना कमांडर जो घोड़े के साथ होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है और सोचते हैं यार इसकी कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और हम देखते हैं घोड़े से नीचे गिर जाता है, उसका घोड़ा पलट जाता है। और हम देखते हैं जो एनिमी कमांडर होता है इस पे तलवार चला के ये कुछ है, ये इसे मारने वाला होता है, लेकिन तब ये भी सोचता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन अपने एम से का तीर आता है और इसको लगता है। तब ये भी सोचते हैं यार इस एरो में इतनी ज़्यादा फोर्स है, तो हम देखते हैं इसे लगता नहीं अंदर जाके क्योंकि कपड़े रोक लेते हैं। और अपने एम से भी सोचते हैं ये हाई रैंकिंग ऑफिसर होगा, अगर मैं इसे मार दूंगा तो मेरे को बहुत सारा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। और हम देखते हैं ये भी अपना कमांडर होता है एनिमी वाला, ये भी गिरने वाला होता है अपने एम सी के तीर चलाए उससे। और इसके लोग कहते हैं जर्नल। और हम देखिए नीचे गिर जाता है तो उसके लोग आ जाते हैं इसे प्रोटेक्ट करने के लिए घोड़े पे। और हम देखते हैं अपने एमसी को, वो 3-4 लोगों के ऊपर खड़ा होता है और वहाँ से तीर चलाने लगता है। और फिर जो अपना एमसी है वो कहता है ये मैटर नहीं करता है कितने ज़्यादा भी लोग तुम्हारे आगे आ जाए, और तुम बस मेरी एक्सपीरियंस पॉइंट बनने वाले हो आज तो। और हम देखते हैं अपना एमसी चढ़ाते हैं तीर को और इन सब के गले में जाके लगता है, जिनको भी अपना एमसी मारता है उनके गले में आके लगते हैं तीर। और तभी हम देखते हैं एनिमी कमांडर कहता है यार यहाँ पे तो आर्चर है भागो। तभी अपने कमांडर के पास भी लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं आप ठीक हो। तो अपना कमांडर कहता है चांगफू, वो कहता है इसे जाने मत दो और इसे पकड़ो जल्दी से, अगर ये भाग गया तो हमारे लिए बहुत ही डिजास्टर होगा। लेकिन तभी जो सोल्जर वो कहता है यार ये बियॉन के हॉर्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, हम ये कैचअप नहीं कर सकते हैं, हम आर्चर पे ही डिपेंड रह सकते हैं, लेकिन क्या इनके तीर भी पहुँचेंगे। तभी हम देखते हैं अपना एम से चला देते हैं तीर और इनको लग जाते हैं जो कि भाग रहे होते हैं। और ये मरने लग जाते हैं बहुत सारे लोग। जो अपने वाले सोल्जर होते हैं वो कहते हैं यार इसने तो हिट कर लिया, ऐसा कौन सा आर्चर है हमारे स्क्वाड में। और अपने एम सी को गाइस यहाँ पे 5-5 करके एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे होते हैं बहुत सारे। और अपने एम सी बहुत ही खुश होता है, वो कहता है बियन के ग्रेट जनरल टीमर, और तुम कुछ भी नहीं हो मेरे लिए, बस एक्सपीरियंस के बैग हो तुम जिसे बस भागना ही आता है। और अपने एम सी तीर चला देता है तो बस एक तो मिस कर जाता है और ये कहता है यार डैमेट ये आर्चर कौन है। और हम देखते हैं इसके छाती में आके भी लग जाता है एक हीरो, ये चिल्लाता है और हम देखते हैं नीचे गिर जाता है। और इसके बाकी के लोग कहते हैं जनरल। और तभी अपने ये वो लोग होते हैं वो कहते हैं यार ये तो टीमर था एनिमी कमांडर, ये तो मारा गया है। और ये फिर घोषणा कर देता है अपना जो होता है जनरल कमांडर, मतलब कि बियॉन आर्मी सुनो तुम्हारा कमांडर मारा जा चुका है, सरेंडर कर दो। तो ये भी देखते क्या जनरल टीमर मारे जा चुके हैं, यार ये तो जनरल टीमर है, भागो रिट्रीट भागो भागो जल्दी से भागो, ऐसा चिल्लाते हैं और यहाँ से भागने लग जाते हैं। और कहते हैं यार मिंग की आर्मी तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ से बहुत ही भागते हैं। और अपनी आर्मी भी इनके पीछे भागती है। और अपने एम से कहते हैं यार आर्चर स्क्वाड के पास ज़्यादा छोटे लैग होते हैं, वो भागते हुए के ऐसा पीछा नहीं कर सकते हैं, और ये हमारी स्पेशलिटी नहीं है। और वैसे भी मेरा ये फर्स्ट बैटल था और मेरे को बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, तो चलो कैलकुलेट करो। तभी अपने एमसी को नोटिफिकेशन आती है जो कि आपके अंडर आदमी थे उन्होंने 36 एनिमीज को मारा तो आपको 18 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला। और आपको एक हॉर्स राइडिंग टेक्निक मिलती है और एक फीस्ट वाली टेक्निक मिलती है येलो ग्रेड की मिडिल रैंक की। तो अपने एमसी इन दोनों को ही लर्न कर लेता है और तभी कमांड एक्सेप्ट कर लेता है सिस्टम भी, अपने एमसी ने दी होती है कि लर्न कर लो। और अपने एमसी सोचता है एनिमीज को मार के लेवल अप करना तो काफ़ी अच्छा है और इसमें जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ। और जो ये फिस्ट टेक्निक मिली है, मैं बस क्लोज कॉम्बैट में थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन अब इसकी भी पूरी कमी हो चुकी है, मतलब भर चुकी है ये। और अपना एमसी सोचता है जो मार्शल आर्ट मिला है मेरे को दोनों वो काफ़ी सूटेबल है। एक तो ये मेरी बॉडी है इतनी अच्छी बनी है सिस्टम की वजह से, क्योंकि लेवल अप करके सिस्टम अपग्रेड कर देता है बॉडी को, और ऑटोमेटिकली मार्शल आर्ट भी लर्न कर लेता हूँ। और मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता स्ट्रॉन्गर आगे चल के। और जिन्नर तुम मेरा वेट करना। फिर गाइस हमें ये दिखाया जाता है कि वॉर ख़त्म हो चुकी है और पूरी तरह से ख़त्म कर दिया बियॉन के सोल्जर को, और 8,800 लोग मारे गए हैं मतलब एनिमी के, और 11,200 को पकड़ लिया है।
और जो बियन का कमांडर है वो भी मारा गया। और तभी अपना कमांडर पूछता है कि हमारी कैजुअलिटी कितनी है, तो वो कहता है 3300 लगभग मारे गए हैं और 2200 इंजर्ड है। तभी ये भी कहते हैं यार एनिमी हमसे 3 गुना ज़्यादा थे, मतलब 30,000 थे और हम 10,000 थे और हमने काफ़ी अच्छे से काम किया है। तभी जो होता है सोल्जर वो कहते हैं रिपोर्ट करते हैं एक स्ट्रेंज थिंग हुई है बैटलफील्ड पे। जब हम लाशों को इकट्ठा कर रहे थे बैटलफील्ड के बाद, तो हमने देखा कि गले पे बहुत सारे लोगों के एरो लगे हुए थे और ये एक ही प्रकार के एरो थे। ऐसा लगभग 76 कॉर्प्स थे, मतलब 76 लाशों पे थे। और हमने चेक किया तो जो जनरल टीमर था उससे भी वैसा ही तीर लगा था, मतलब एक ही बंदे ने मारा है जो आर्चर स्क्वाड है। और हम जब मैंने जांच पड़ताल की तो पता लगा ये जूक सियोंग है, माइनर फ्लैग बेयरर है, जो फर्स्ट कैंप का जिसने जो है ये मतलब मारा है इन सब लोगों को। तभी ये सोचता है उसने मेरे को रिफ्यूज कर दिया था मेरा पर्सनल गार्ड बनने से और आर्चर स्क्वाड बन गया, लेकिन आज उसी के एरो ने मेरी जान बचाई है। जो गलती से मैंने एक बीज बो दिया था वो आज पेड़ बन चुका है। जो सोल्जर होता है वो अपने कमांडर से कहता है जनरल जो कि जूक्सियों के अंडर बंदे हैं उन्होंने लोगों को मारा है तो उनको कैसे हम रिवॉर्ड देंगे, वो कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अपना कमांडर कहता है जिनको मतलब गले पे लगे है उन सभी का मेरिट जूक्सियों को जाएगी और बाकी का वो संभाल लेगा खुद जो उसके अंदर है। तभी किसी की आवाज़ सुना देती है यार तुमने तो काफ़ी अच्छा काम किया है झांग फू, मैं तो ऐसे चिंता कर रहा था कि डेंजर होगा एम्ब्यूश हो सकता है, लेकिन तुमने तो पूरी आर्मी को ही ख़त्म कर दिया। तो ये प्रिंस आया होता है और ये बैठ जाता है घुटने पे और तब ये कहते हैं यार तुम खड़े हो जाओ और तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, तुमने 10,000 सोल्जर से 30,000 सोल्जर को हरा दिया है और तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, वो बहुत ही ग्रेट मेरिट मिलेगी तुम्हें। तब ये कमांडर कहता है ये मैं नहीं हूँ, ये एक जूक सियोंग नाम का बंदा है जिसने ये सब किया है। और तभी जो 16 साल का है अभी, तभी ये सोचता है कि झूक सियोंग 16 साल का अगर मेरा नेफ्यू होता झुक यंग तो वो भी उसी की उम्र का होता। तभी अपना ये कमांडर कहते योर हाइनेस क्या हुआ, तभी वो कहते नहीं नहीं मैं कुछ डिस्ट्रैक्ट हो गया था ऐसे ही। और अपना ये सोचता है ये कॉन्सिडेंस होगा, मेरा जो नेफ्यू था शियोंग यिंग वो तो मेरे सामने सामने ही मारा था, मतलब उसकी लाश को भी सामने दबाया था। तभी ये कहता है कि हमारी आर्मी का प्रिंसिपल है रिवॉर्ड करना मेरिट को, जूक सियोंग ने अच्छा परफॉर्म किया है तो मैं उसे अपग्रेड कर दूंगा, मतलब ऑफिसर बना दूंगा, उसे 7th ग्रेड की सैलरी मिलेगी। तो ये कहता है ठीक है मैं ओबे करता हूँ, कमांडर भी कहता है अपने प्रिंस को। तो हम देखते हैं दूसरी तरफ अपने एमसी को वो दवाई लगा रहा होता है। तभी जो होता है सोल्जर वो कहते हैं तुम तो काफ़ी अच्छे हो इसमें और मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था तुम इतने अच्छे से बैंडेज कर सकते हो। और अपना एमसी कहता है मैंने तो बस ये देख देख के ही सीख लिया थोड़ा। तभी कुछ लोग यहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं तुम ही हो क्या झूक सियोंग। और हम देखते हैं जो अपने आर्चर स्क्वाड का कमांडर होता है वो कहता है लगता है यहाँ पे ये ट्रबल काउज करने के लिए आए हैं, अपने एमसी से कहता है ये। कुछ लोग अपने एमसी के टेंट में आ जाते हैं, वो कहते हैं क्या तुम ही हो क्या झूक सियोंग, और ऐसे देख रहे होते हैं अपने एमसी को घूर घूर के। तो वैसे अभी हम एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं तो ये कहते हैं अपने घुटनों पे आके ब्रदर जू आपका बहुत शुक्रिया हमारी लाइफ को बचाने के लिए, हमें एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और अपना एमसी कहता है यार तुम खड़े हो जाओ और ये तो मेरा बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बैटलफील्ड में और तुम्हें इसकी करने की कोई जरूरत नहीं थी। तब ये बंदा कहता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये, लेकिन हम समझ सकते हैं आपने हमें बचाने के लिए किया है वैसा और हम आपकी काइंडनेस कभी नहीं भूलेंगे। और बाकी भी कहते हैं तभी हम देखते हैं यहाँ पे कमांडर जहांग फू आ जाते हैं, वो कहते हैं तुम्हें तो बहुत ही सेंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी की जूक सियोंग और तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है इस बैटलफील्ड में। और अपने एमसीबी ने देखते हैं और सभी लोग इनके सामने झुक जाते हैं, ऐसे ग्रीट करते हैं। तो कमांडर जहांग फू कहते हैं आज बैटलफील्ड में मेरे को घेर लिया गया था टीमर के गार्ड के द्वारा, अगर जूक सियोंग नहीं होता तो मेरे को वो मार देते और तुमने मेरे को भी बचाया है। और तुमने बस मेरी लाइफ ही नहीं बचाई है बहुत सारे सोल्जर की साथ में, बल्कि तुमने 76 एनिमीज को भी मारा है और तुमने एनिमी के कमांडर को भी मारा है और तुमने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। और जो इस रीजन से मैं यहाँ पे आया हूँ मैं तुम्हें थैंक्स करने के लिए आया हूँ मेरी लाइफ को बचाने के लिए और तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए भी आया हूँ। और जो ऑर्डर है ये प्रिंस ऑफ यान का। और हम देखते हैं ये अपने एम से घूटने पे आ जाता है और कमांडर कहते हैं अपने ऑर्डर्स लो, तुमने जो है बहुत अच्छा काम किया है इस बैटलफील्ड में, तुमने 76 सोल्जर को मारा है एनिमी के और कमांडर को भी, और तुमने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। और ग्रेट मिंग डायनेस्टी के लॉ के अनुसार तुम्हें प्रमोट किया जा रहा है ऑफिसर के रूप में और तुम्हें 7th ग्रेड का बनाया जा रहा है और अब से तुम्हें 7th ग्रेड की सैलरी मिलेगी। और अपना एमसीबी से अप्रिशिएट करता है
और हम देखते हैं अपने एमसी को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है कि पहले अपना एमसी माइनर फ्लैग बीरर था तो उसे मेन पे प्रमोट कर देता है सिस्टम और 1000 गोल्ड। और फिर अपने एमसी को डिप्टी ऑफिसर में रिपोर्ट कर देता है प्रमोट। और येलो ग्रेड की मिड रैंक की मिलती है गाइस ब्लेडर टेक्निक। और फिर अपने एमसी को ऑफिसर के रूप में प्रमोट करता है सिस्टम। और फिर अपने एमसी को माइनर रिस्टोरेशन पिल देता है येलो रैंक की। और हम देखते हैं अपने एमसी की स्टैट्स वगैरह इससे आर्चरी लेवल 4 की होती है और एक्वाड रेलम के थर्ड स्टेज पे होता है। और वैसे बाकी की स्किल लेवल 1 पे होती है सभी। और अपना एमसी सोचता है अभी मैं 7th ग्रेड का ऑफिसर बन चुका हूँ लेकिन ये बुरा नहीं है, लेकिन ये अभी भी दूर है जिन्नर की आइडेंटिटी के अनुसार। और मुझे उसके लायक बढ़ती होना है तो मेरे को और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जिन्नर तुम तो बस वेट करना, मैं अपने प्रॉमिस पे कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। मैं अपना रास्ता क्लियर करूंगा एनिमी सोल्जर का सरहद से अलग करके और बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर बनूंगा मैं। दूसरी तरफ हमें शू फैमिली का सीन दिखाया जाता है। जो फोर्थ ब्रदर होता है वो कहता है सेकंड ब्रदर ये देखो जो कि मैं हमने स्पाई भेजा था बीपिंग आर्मी को देखने के लिए, वहाँ से अर्जेंट रिपोर्ट आई है। तभी हम देखते हैं जो कि सेकंड ब्रदर वहाँ पे चाय पी रहा होता है और फोर्थ ब्रदर कहता है वो बच्चा जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और काफ़ी अच्छी मेरिट हासिल की है उसने और 7th ग्रेड का ऑफिसर बन गया है वो, प्रिंस ऑफ यान ने बना दिया उसको। और तभी अपना जो होता है ये सेकंड ब्रदर ये कहता है बड़े शांत स्वभाव में कि ये बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। तो हम देखते हैं जो फोर्थ ब्रदर होता है वो कहता है यार सेकंड ब्रदर अगर ऐसे वो क्लाइम करता रहा मिलिट्री में मेरिट्स के थ्रू तो क्या होगा। तभी अपना सेकंड ब्रदर कहता है यार क्यों तुम इतना फूल जैसा बिहेव कर रहे हो, बैटलफील्ड है वो डेंजर से बड़ी पड़ी है, वो बस बच्चे का लक है जो कि ख़त्म हो जाएगा जल्दी ही। और इसका तो अभी पता भी नहीं कि वो जल्दी या रिटर्न भी आ भी पाएगा अलाइव जिंदा मतलब। और अगर वो बच्चा जिंदा वापस भी आ जाता है तो मेरा बस एक लेटर जाएगा प्रिंस ऑफ यान को और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे और उसको हटा दूंगा मतलब उसका खेल खत्म कर दूंगा। तभी इस फोर्थ ब्रदर भी कहते हाँ सेकंड ब्रदर तुम तो काफ़ी अच्छे हो और प्रिंस ऑफ यान है वो हमारी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ थोड़ी करेंगे एक छोटे से मर्चेंट के लिए, लगता है मैं कुछ ज़्यादा चिंता कर रहा था। तब सेकंड ब्रदर भी कहते हैं अपना दिमाग यूज़ किया करो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कुछ, और इतना गुस्से में मत रहा करो और शांत रहा करो बिना किसी रीजन के ऐसे ये गुस्सा करते रहते हो। तो सेकंड ब्रदर कहता है फिर और हाँ जो कि हमारी लिटिल सिस्टर है उसका क्या हाल है इन दिनों में और क्या कर रही है वो। तो जो फोर्थ ब्रदर होता है वो कहते हैं यार हमने उसे अलाउ नहीं किया बाहर निकलने का इन दिनों में, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगी और ऐसे कह रहा होता है अपने सेकंड ब्रदर से। और हम देखते हैं गाइस दूसरी तरफ और तभी वो कह रहा होता है कि मैंने माओ यून को भी कहा है उसको साथ देने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं गाइस जिनर को वो नहा रही होती है और शायद साइड में माओ यून होगी गाइस कोई मेड वगैरह जिसको कहा गया होगा साथ देने का। और तभी हम देखिए ये भी सोचती है अपने मन में, इसे अपनी बात याद आ जाती है जो कि इसने अपनी बहन से की है। उसकी बहन कहती है जिन्नर डैड वह हम छोड़ के चले गए हैं लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे बड़े भाई है मैं भी हूँ और तुम हम पे रिलाई कर सकती हो। मैं वापस जा रही हूँ बीपिंग में और तुम यहाँ पे अच्छे से रहना। तभी हम देखते हैं जो मायून होती है वो कहती है यार हर जो हाईनेस है वही आपके बारे में चिंता कर रही है और आपके सेकंड यंग मास्टर और फोर्थ यंग मास्टर तो आपने अलाउ नहीं करते आपको कहीं बाहर जाने में। और जो ग्रेट यंग मास्टर है मतलब ड्यूक वो भी अब कुछ नहीं करते हैं और वो बीजी है बहुत ही। तभी हम देखते हैं जिनको उल्टियाँ जैसी आती है और मायून कहती है कि आपने कुछ गलत खा लिया क्या। वो तभी जो होती है जिन्नर वो सोचती है कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं होगी प्रदर्शियों के चाइल्ड के साथ। और हम देखते हैं गज B1 के बॉर्डर सिटी का कैंप जो कि गज हमारे दुश्मन सिटी, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं मिनिस्टर जो कि मिंगा आर्मी का मोरल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और हम उन्हें फेस नहीं कर सकते हेड ऑन हेड। और जो जनरल टीमर है वो भी मारे जा चुके हैं और हम मिलिट्री का मोरल काफ़ी लो है, हमारे काफ़ी ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं और बहुत ही लॉसेस हमने सफ़र किया है और मिंग जो आर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनती जा रही है। तो हम देखते हैं गजबीवान के प्राइम मिनिस्टर होता है ये वांग बावाओ, ये कहते हैं मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपने इसके कंसिक्वेंसेस को सोचा है। एक बार जो हमने गिव अप कर लिया तो हम फिर से यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएंगे और ऊपर से जो कि नंबर है सिविलियन के यहाँ पे 100 टाइम्स से ज़्यादा है ग्रास लैंड के मुकाबले। और जितना ज़्यादा हम रेस्ट करेंगे यहाँ पे उतने ज़्यादा हमारा डिफरेंस होता जाएगा मिलिट्री का हमारे बीच में। और इस बार हम फाइट करेंगे और बिल्कुल फोर्स करें देंगे मिंग आर्मी को रिट्रीट करने के लिए ताकि उनके दिलों में भी दर्द मतलब डर रहे
और ताकि वो कभी भी फिर से गुस्ताखी ना करे ऐसे आर्मी के थ्रू हम पे कब्जा करने की। फिर हमारे पास चांस होगा अपने रिस्टोर करने का ग्लोरी को ग्रेट वन की, और तलवार निकाल देता है और वो कहता है जो भी इस प्लान में हमें रिट्रीट करने को कहेगा उसका इसी टेबल की तरह हाल होगा, और टेबल को काट देता है। और तभी वो कहता है कि वैनगार्ड कहाँ पे है, मिंग आर्मी के अभी बताओ मुझे। तो कैसे हम देखते हैं दूसरी तरफ अपने एमसी का सीन, जो कि अपना एमसी होता है क्षुयोंग, वो घोड़े पे बैठा होता है। वो कहते हैं यार लीजेंडरी विमान का प्राइम मिनिस्टर बांगवाओ, उसको तो मैं ही मारूंगा। और वो कहता है फेलो ब्रदर्स, हमारी आर्चर स्क्वाड के पास अभी 1120 लोग हैं, और जब से हमने फाइट स्टार्ट की थी पिछले बैटल में तो 265 मारे जा चुके हैं और 317 इंजर्ड हो चुके हैं। और हम मुझे ओरिजिनल जो 2 ऑफिसर से वो तो मारे जा चुके हैं, और मैं ही बचा हूँ एक ऑफिसर जो नया बना हूँ जूक सियोंग। और जनरल ने मेरे को कहा है कि मैं लीड करूँ अपने फेलो सोल्जर को, और मेरे पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैटल फील्ड में मैं सबसे आगे रहूँगा और एनिमीज को मारना मेरी प्रायोरिटी है। अगर मैं रिट्रीट करता हूँ तो तुम मेरे को मार सकते हो, अपना हथियार उठाना और मेरे को मार देना। तो ये बॉर्डर सीन में जैसे सनी देओल ने कहा था वैसे डायलॉग कहेगा, वैसा पूरा जोश भर रहा है अपने सोल्जर्स में। और तभी ये भी कहती है यार ऑफिसर जू क्या कह रहे हैं, और बहुत ही जोश जोश से अपना एमसी भी कहता है ख़त्म कर देंगे हम युवान कोड को, और हम इस वॉर को एंड कर देंगे, और हम ये दिखा देंगे कि हम कितने स्ट्रॉन्ग है, और इन ईविल लोगों को ख़त्म कर देंगे हम, और उनको ख़त्म कर देंगे तो बाकी के लोग भी कहते हैं ख़त्म कर देंगे ख़त्म कर देंगे। तभी कोई कहता है एक सोल्जर कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये बच्चा जूक सियोंग है, इसके पास अच्छी खासी लीडरशिप स्किल भी है, और ऐसा हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा जीनियस है। और हम देखते हैं आर्मी का मॉडल तो काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया होता है। तभी ये कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग करेक्टर है, अपीयर हुआ है हमारी बीपिंग आर्मी में, और इस वॉर के बाद मैं रेकमेंड करूँगा इसे प्रिंस ऑफ यान से, और ऐसा टैलेंट हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए। और मेरा ऑर्डर पास कर दो, हम 2 दिन बाद अटैक करेंगे, तब तक हम रेस्ट करेंगे। तो ये भी सोल्जर कहता है साइड में ठीक है। और हम देखते हैं गाइस 2 दिन के बाद का सीन, यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है। युआन आर्मी का वॉच टावर होता है, ऊपर से वो आर्मी पे तीर बरसा रहे होते हैं और ये शील्ड से अपना बचाव कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो प्रिंस के साइड में जनरल होता है वो कहता है जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है युआन वो काफ़ी ज़्यादा फियर्स है, हमारी आर्मी को काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा इससे। तो साइड में कमांडर कहते वो कहते हैं मैंने सुना है कि जो कि वांग वाओ वाओ है उसने बहुत ही ज़्यादा इसे अपोज किया था रिट्रीट करने के प्लान को। बाकी के सभी चांसलर तो मान चुके थे रिट्रीट करने को, लेकिन बस वांग वाओ वाओ था जो कि इसके अगेंस्ट था। तो हम देखते हैं प्रिंस ऑफ यान को, वो कहते हैं ठीक है हम दिखा देंगे मिंग आर्मी कैसे उन्हें क्रश करती है। वो कहते हैं कि सोल्जर को मैं ग्रेट मिंग आर्मी के कह रहा हूँ कि मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूँ नए रूल्स को, मतलब रिवॉर्ड सिस्टम को। यहाँ पे जो भी पहले चढ़ाई करेगा इनके वॉच टावर के ऊपर, मतलब उसको 100 सोने के सिक्के और 1 रैंक बढ़ा दिया जाएगा, और जो भी जो लीडर है वांग वाओ उसको खत्म करेगा उसको 3 रैंक बढ़ा दिया जाएगा। तुम्हारी मैरिट को हम किंग मैजेस्टी के पास भी देंगे। और अपने से सोचता है क्या प्रमोट कर दिया जाएगा 3 रैंक से अगर मैं उसे मार दूंगा। वो कहते यार कितनी दुख की बात है, मैं बस आर्चर स्क्वाड का हूँ तो मैं पहले रश नहीं कर सकता हूँ, वरना मैं तो 4 रैंक से प्रमोट हो सकता था। यार ये मेरी सक्सेस का कारण भी आर्चर स्क्वाड है और मेरी फेलियर का कारण भी। तभी हम देखते हैं साइड में जो कि जर्नल होते हैं वो देखते हैं और वो सोचते हैं अपने मन में कि ये जूक से होगा जिसको मेरे बेटा है उसने मेंशन किया था, जिसने जो जनरल टीमर है उसको मारा था। तो गाइस इसका बेटा अपना अभी का कमांडर झांग फू है और इसका नाम झांग यू है इस जनरल का। तभी हम देखते हैं जो कमांडर होता है वो कहता है कि मैं आगे जाना चाहता हूँ, वैनगार्ड बनना चाहता हूँ हाइनेस, और मेरे सबॉर्डिनेट है उनके साथ मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ। तभी जो प्रिंस होता है वो कहता है जनरल झांग्यू आपका क्या कहना है। तभी हम देखते हैं जो जनरल झांगी होता है वो कहते हैं मेरे सुनने का है तो वो सर्व करना चाहता है कंट्री को, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं होप करता हूँ कि जो हाइनेस है वो जूक से होगा उसको भी आर्चर स्क्वाड का है उसको भी वैनगार्ड में डाल दिया जाए। तो हम देखते हैं अपने झुकसियों को वो भी वहीं पे होता है, उसको भी ये ऑर्डर मिल जाता है और अपने एमसी भी खुश होता है। और हम देखते हैं कमांडर जूको वो अपने सोल्जर को जोश बढ़ा के कह रहा होता है कि जो हाइनेस है हमारी उन्होंने हम पे फेवर किया है और हमें वैनगार्ड बनने का मौका दिया है। जो बैटल हुआ था पहले उसमें हमने बहुत ही इंजर्ड कर दिया था एनिमीज को, इस बार हम उन्हें खत्म ही कर देंगे। और अपने एम से सोचता है फुट सोल्जर जो होते हैं वो घुस घर में घुस के मारते हैं, और मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मेरे को भी ऐसा चांस मिलेगा और शायद अब मैं 4 रैंक से भी प्रमोट हो सकता हूँ।
तभी जो कमांडर भी कहता है तो चलो सोल्जर बैटल करो और ब्रेक थ्रू कर दो सिटी में, मतलब सिटी के अंदर घुस जाओ और हम देखते हैं कि सिटी गेट को टेक डाउन कर लो और आज की रात हम यहाँ पे सिटी में रहेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां आर्मी को वो कहती है एरोज को फेंको, उन्हें आस पास मत आने दो जो बॉल है उसके पास। तभी हम देखते हैं अपने कमांडर को, वो कहते हैं अपने शील्ड को उठाओ, रुको मत बिल्कुल भी। और हम देखते हैं अपने शील्ड से बचाव कर रहे होते हैं एरो से। और हम देखते हैं सीढ़ी लगा देते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। और हम देखते हैं घर साइड में ही वो जैसे अपने वो चढ़ रहे होते हैं वहाँ पे तो सोल्जर उनको फेंक दे रहे होते हैं वो कुछ भी। और हम देखते हैं अपना एमसी चढ़ने वाला होता है लेकिन एक सोल्जर आ जाता है भाला लेके अपने एमसी को मारने के लिए और कहता है अब तो तुम भाड़ में जाओ। और हम देखते हैं अपने एमसी को उस भाले से बचता है बड़ी मुश्किल से। और हम देखते हैं वो भाले को ही पकड़ के उस सोल्जर को नीचे गिरा देता है अपना एमसी। और अपना एमसी लेते हैं उस भाले को और फिर हम देखते हैं क्या करता है अपना एमसी की जो भाला होता है उसके हाथ में उसे दीवार पे मार देता है ऐसे। और हम देखते हैं उस पे पैर रखता है अपने भाले पे, मतलब गाइस इसके थ्रू ही ऊपर जाने वाला है। और हम देखते हैं उसका सहारा लेके गाइस अपना एमसी हवा में आ जाता है और लैंड कर देता है उनकी दीवार के अंदर। और तभी बाकी के जो यूहान आर्मी के सोल्जर होते हैं वो कहते हैं यार ये यहाँ पे कैसे आ गया। और अपना एमसी कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं जो जनरल होते हैं जहांगीर वो कहते हैं ये हो रहा है ना, ऐसा लगता है कि झुक सिंह चढ़ चुका है दीवार पे, जो पहले चढ़ने वाली मेरिट थी वो उसको ही जाती है। तभी प्रिंस भी कहते हैं हाँ ये काफ़ी अच्छा सोल्जर है और एक छोटी सी पोजीशन है ऑफिसर की वो उसके टैलेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और तभी अपना एमसी भी देखता है कि उसे घेर लिया गया है और अपना एमसी कहता है बहुत ही अच्छी टाइमिंग है, मैं अपनी न्यू ब्लेड स्किल को चेकआउट कर सकता हूँ कैसी है वो। और अपना एमसी कहता है कि ब्लेड जो होती है वो एनचेस्टर है मतलब सभी के वेपन में सबसे खतरनाक है। और अपना एमसी कहता है एक ब्लेड काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होती है बैटल फील्ड पे। और हम देखते हैं अपने एमसी बहुत ही अपनी ब्लेड स्किल से मार रहा होता है, बहुत ही खूनो खून ही कर दे रहा होता है अपने एमसी वहाँ पे और बहुत सारे सोल्जर को इंजर्ड कर देता है मार देता है। और हम देखते हैं पीछे से दो सोल्जर अटैक करने वाले होते हैं लेकिन अपने एमसी उनको भी मार देता है गाइस धोबी पिछाड़ अपनी तलवार से ब्लेड से मतलब। और हम देखते हैं अपने एमसी से सोचते हैं जो वायलेंट ब्लेड डांस है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और डोमिनेटिंग भी है और ये बहुत सारे एनिमीज के साथ एक साथ लड़ाई करने में काफ़ी ज़्यादा मदद देता है। और मुझे इनको जल्दी से जल्दी मारना पड़ेगा ताकि मेरे जो बाकी साथी है वो भी आ जाए। और अपने एमसी कहते हैं कोई और है तो आ जाओ आगे। और हम देखते हैं कमांडर झांगझू को, वो कहते हैं जल्दी से ऊपर जाओ और झुक से उनका सपोर्ट करो। और हम देखते हैं कमांडर भी आ जाता है यहीं पे और फिर ये लड़ाई करने लग जाते हैं। और हम देखते हैं जो अपना कमांडर होता है जनरल उसको एक तीर आके लग जाता है फिर से। और तभी बाकी के लोग कहते हैं जनरल। और हम देखते हैं जो युआन आर्मी होती है वो कहते हैं इनके जनरल को हिट लग चुका है, एक और शॉट मारो उसको मार ही दो। और तब ये सोचता है क्या मैं मरने वाला हूँ और हम देखते हैं दो तीन तीर और आने वाले होते हैं इसके आसपास, मतलब इसको लगने वाले होते हैं लेकिन वैसे अपना एम से फिर से आ जाता है और एक शील्ड आगे करता है और बचा लेता है जनरल को। और तभी अपना एम से कहता है जाओ जनरल को वो कैंप में ले जाओ वापस। तब बाकी का एक पीछे सोल्जर होता है वो कहते हैं हाँ। तभी हम देखते हैं जो जनरल होता है वो कहते हैं रुको एक मिनट झुक से होगा, मैं जो हूँ पीस में नहीं मर पाऊंगा, मतलब शांति से अग्रिसम सिटी को नहीं लेंगे, तुम लीड करो अपने ब्रदर्स को और इसको टेक डाउन कर लो सिटी को। और अपने आप से कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, आज अब जो रेस्ट है वो बांग वाव वाव के बेड पे करने वाले हैं, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है युआन आर्मी को उसके बेड पे। और अपना एम से कहता है तो चलो टेक डाउन कर लो सिटी गेट को, मारो इनको। और हम जितनी आगे बढ़ जाते हैं अपने एम से सबसे आगे होता है और हम देखते हैं ऊपर से बॉस टावर से काफ़ी ज़्यादा तीर मार रहे होते हैं। तो एक सोल्जर कहता है ऑफिसर जू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा युआन आर्मी के आर्चर है सिटी गेट टावर पे और डिफ़िकल्ट है इससे डील करना और काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं हमारे भाई और हम ऐसे ही चार्ज नहीं कर सकते हैं आगे, मतलब तो अपने एम से कहते हैं तुम रिट्रीट करो और बाकी का मेरे पर छोड़ दो। और अपने एम से तीन तीरों को पकड़ता है और वैसे फेंक देता है और जो तीन तीर होते हैं वो उनको जाके लगते हैं तीनों आदमियों को जो कि बॉस टावर पे होते हैं। तो बाकी के सोल्जर कहते हैं यार ऑफिसर जू का निशाना तो काफ़ी अच्छा है बिना बो के भी। और तभी एक सोल्जर कहते हैं यार ऑफिसर जू के आसपास होते हुए हम इसे सिटी गेट को तो ले ही लेंगे, मतलब अपने कब्जे में। और हम देखते हैं गाइस दूसरी तरफ अपने प्रिंस को भी, वो भी देख रहा होता है ये सब कुछ बैटल दूर से ही। और हम देखते हैं जो प्रिंस होता है वो कहता है ये ड्रम स्टिक मेरे को दे दो, जो ड्रम्स बजा रहा होता है। तो भाई ये जोश बढ़ाने के लिए बजाए जाते हैं मतलब वैसे।
तो तभी ये भी कहता है प्रिंस झुक को मैं पर्सनली तुम्हारे लिए ड्रम्स बजाऊंगा ताकि तुम टेक डाउन कर सको इस सिटी गेट को। और हम देखते हैं अपन एमसी को भी, वो भी यहाँ पे फाइट कर रहा होता है। तो गाइस ये एपिसोड 2 गाइस यहीं पे खत्म होता है गाइस, मिलता हूँ अगले एपिसोड में।